हेलो विद्यार्थियों, मेरा नाम डॉक्टर फिरोज आलम। विद्यार्थियों, आज मैं आपको सेमेस्टर 6 DSE 3 खंड का विशेष पत्र अनुवाद पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। DSE 3 खंड का विशेष पत्र अनुवाद, इसमें हम पढ़ेंगे इकाई 1 यूनिट 1। इसके अंतर्गत अनुवाद की परिभाषा, क्षेत्र एवं सीमाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुवाद की परिभाषा को लेकर। विभिन्न विद्वानों ने अनुवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया, जिसमें पाश्चात्य विद्वान, भारतीय विद्वान दोनों शामिल हैं। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अनुवाद है क्या और विद्वानों ने किस तरह से उन्हें परिभाषित करने का प्रयास किया। सबसे पहले देखिए, पाश्चात्य विद्वानों में नायडा जी आते हैं। नायडा जी ने अनुवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया। यह अनुवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं, अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम, सहज, समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर। अब इस परिभाषा को जरा हम गौर से समझने की कोशिश करें। यह कहते हैं कि अनुवाद का तात्पर्य है स्रोत भाषा। स्रोत भाषा कहते हैं जिससे हम सामग्री को ले रहे हैं अनुवाद के लिए, वो हमारा स्रोत भाषा होता है। और जिस भाषा में हम अनुवाद करने जा रहे हैं वो हमारा लक्ष्य भाषा होता है। तो नायडा जी का वक्तव्य है, ये कहते हैं कि अनुवाद का तात्पर्य स्रोत भाषा, जिससे सामग्री ली जा रही है, स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम, सहज, समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना। फिर ये कहते हैं यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, यानी जो हम अनुवाद कर रहे हैं अर्थ बना रहना चाहिए। जिस सामग्री को हम ले रहे हैं अनुवाद करने के लिए, जिस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है उसमें वह अर्थ बने रहना चाहिए। और फिर शैली के स्तर पर, और शैली के स्तर पर भी वह चीजें बनी रहनी चाहिए। अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है जॉन कनिंगटन की। जॉन कनिंगटन जी क्या कहते हैं अनुवाद को लेकर? इनका कथन है, ये कहते हैं, लेखक ने जो कुछ कहा है अनुवाद को उसके अनुवाद का प्रयत्न तो करना ही है, जिस ढंग से कहा उसके निर्वाह का भी प्रयत्न करना चाहिए। ये समझने वाली बात है। ये कहते हैं कि लेखक ने जो कुछ कहा, यानी किसी पाठ्य पुस्तक में, किसी कहानी में, किसी नाटक में अगर लेखक या उनके रचनाकार ने कुछ कहा है, कोई वक्तव्य है, कुछ बातें कही है, उनको अनुवाद को उसके अनुवाद का प्रयत्न तो करना ही है, जिस ढंग से कहा उसके निर्वाह का भी प्रयत्न करना। यानी कि जिस ढंग से वो बातें कही है उस पुस्तक में या किसी उपन्यास में या किसी कहानी में या किसी नाटक में या कोई कविता लिखा है उन्होंने, तो जिस ढंग से वो अभिव्यक्ति की है उसी ढंग से जब हम अनुवाद करेंगे तो उसमें वह शैली, वह अर्थ, वह भाव हमें दिखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली परिभाषा है कैटफोर्ड की। कैटफोर्ड महोदय कहते हैं कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापना ही अनुवाद है। मूल भाषा का अर्थ, मूल भाषा की संरचना। इन्होंने 3 चीजों पर जोर दिया। इनका कहना है कि जब एक भाषा की पाठ्य सामग्री को हम दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापन करते हैं तो उसमें मूल भाषा का अर्थ और मूल भाषा की संरचना बनी रहनी चाहिए, वो चीजें हमें दिखनी चाहिए उसके अंतर्गत। सैमुअल जॉनसन अनुवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं, मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए उसे दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। बहुत ही सरल व्याख्या की है इन्होंने, अनुवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया है। ये कहते हैं कि मूल भाषा मतलब जिस पाठ्य पुस्तक, जिस सामग्री से हम अनुवाद के लिए उसे ला रहे हैं, मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों की रक्षा करते हुए। रक्षा करते हुए क्या मतलब? यानी कि मान लीजिए कोई उपन्यास है
और उस उपन्यास को, मान लीजिए कोई अंग्रेजी का लिखा हुआ उपन्यास है, उस अंग्रेजी के लिखे हुए उपन्यास को मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, हिंदी में उनका अनुवाद करना है, तो वह जो मूल कृति हमारी होगी, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ मूल रचना है, मूल कृति है, उसमें क्या होगा कि मूल भाषा, यानी कि जो मूल भाषा हमारी अंग्रेजी हुई, तो उस मूल भाषा की पाठ्य सामग्री के भावों को, यानी उसमें जो भाव है, उसमें जो लेखक ने भाव जो अभिव्यक्त किए हैं, वो अभिव्यक्ति, वो भाव एज इट इज उसमें बने रहने चाहिए। किसमें? दूसरी भाषा में बदल देना अनुवाद है। दूसरी भाषा में जब हम बदलेंगे, उनको जब ट्रांसलेट करेंगे, तो वह जो मूल भाषा की जो भाव है, मूल भाषा की जो लेखक की उसमें जो अभिव्यक्ति है, जो उनकी भावना है, वह बनी रहनी चाहिए जब दूसरे भाषा में उनका अनुवाद करेंगे। उसके बाद आता है फॉरेस्टन। फॉरेस्टन जी कहते हैं कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री के तत्वों को दूसरी भाषा में स्थानांतरित कर देना अनुवाद कहलाता है। यह ध्यातव्य है कि हम तत्व या कथ्य को संरचना रूप से हमेशा अलग नहीं कर सकते हैं। यानी जब हम अनुवाद करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री के तत्वों को जब दूसरी भाषा में स्थानांतरित करते हैं, उसको ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं, कर देना अनुवाद कहलाता है। यह ध्यातव्य, यानी यह ध्यान रखने वाली बात है कि तत्व या कथ्य को संरचना से हमेशा अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो उनमें तत्व है, जो उनका कथ्य है, जो उनका कंटेंट है, वह अलग नहीं होना चाहिए। यानी जब हम अनुवाद कर रहे हैं तो वह बात जो हमारी मूल रचना में है, वह जो हमारी स्रोत भाषा से जो हम अनुवाद कर रहे हैं, वह बनी रहनी चाहिए। फिर न्यूमार्क जी आते हैं। न्यूमार्क महोदय कहते हैं कि अनुवाद एक शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। यानी इनका कथन है कि अनुवाद एक शिल्प है, एक ऐसा शिल्प है जिसमें एक भाषा में व्यक्त संदेश के स्थान पर दूसरी भाषा के उसी संदेश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। अब हम कुछ भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखेंगे। अब तक हम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देख रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से अनुवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया, अनुवाद को जब उन्होंने किस तरीके से बताने की कोशिश की कि अनुवाद क्या है और अनुवाद करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम भारतीय विद्वानों के संदर्भ में इनको देखेंगे कि अनुवाद क्या है और उन्होंने किस तरीके से अनुवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया। इस क्रम में सबसे पहले आते हैं देवेंद्र नाथ शर्मा जी। देवेंद्र नाथ शर्मा जी अनुवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना अनुवाद है। इन्होंने कहा कि अनुवाद वह है, ट्रांसलेशन वह है, विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित कर देना। यानी कि कोई विचार है, वो विचार किसी भी रूप में हो सकते हैं। वो विचार चाहे लिखित रूप में हो सकते हैं, या विचार साहित्य के रूप में विचार आते हैं, कविता में भी विचार आ सकते हैं, उपन्यास में विचार आ सकते हैं, नाटक में विचार आ सकते हैं, इसी तरीके से कहानी में विचार आ सकते हैं। तो जब हम उस कृति के द्वारा उसके लेखक के विचार का जब हम दूसरी भाषा में रूपांतरित करते हैं तो वह अनुवाद कहलाता है। भोलानाथ तिवारी जी, भोलानाथ जी कहते हैं अनुवाद को परिभाषित करते हुए कि किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। ये कहते हैं कि किसी भाषा में प्राप्त सामग्री, यानी कोई भाषा में जो हमारे पास सामग्री प्राप्त है, को दूसरी भाषा में जब हम भाषांतरण करते हैं वो अनुवाद है। दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद कहलाता है। बालेंदु शेखर जी अनुवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं, अनुवाद एक भाषा समुदाय के विचार और अनुभव सामग्री को दूसरी भाषा समुदाय की शब्दावली में लगभग यथावत संप्रेषित करने की सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इन्होंने बिल्कुल अनुवाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि अनुवाद क्या है? अनुवाद एक भाषा समुदाय के विचार और अनुभव सामग्री को दूसरी भाषा समुदाय की शब्दावली में लगभग यथावत संप्रेषित करने की सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा अब तक पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों के अनुसार जो उन्होंने परिभाषाएं दी है अनुवाद को लेकर कि अनुवाद क्या है और अनुवाद की क्या स्वरूप है, यह हमने समझने की कोशिश की इन परिभाषाओं के आधार पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में
आगे है अनुवाद के क्षेत्र। परिभाषाओं को देखने के बाद, परिभाषा को समझने के बाद अब तक हमने ये समझने की कोशिश की कि अनुवाद क्या है, अनुवाद किसे कहते हैं, अनुवाद का क्या स्वरूप है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। अब हम ये देखने की और जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि अनुवाद के क्षेत्र क्या हो सकते हैं, कहां कहां अनुवाद का प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुवाद के क्षेत्र। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज जिस युग में हम जी रहे हैं, यहां अनुवाद का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा। हर यूं कहें कि लगभग हर क्षेत्र में अनुवाद की जो आज अनुवाद बहुत ज्यादा देखने को हमें मिलते हैं। आज अनुवाद हर एक क्षेत्र में, हर एक स्तर पर अनुवाद की आवश्यकता होती है। इसे दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक तो अनुवाद वह होता है जब किसी हम साहित्य का अनुवाद करते हैं, एक होता है साहित्यिक अनुवाद, और दूसरा होता है साहित्य से इतर अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद की जब हम बात करते हैं तो इसमें साहित्य से जुड़े सभी विषय आते हैं, और जब साहित्य इतर की हम बात करते हैं तो इसमें साहित्य से इतर जो हमारा क्षेत्र है उनसे जुड़े हुए क्षेत्र आते हैं। वैसे कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो हम आपको बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अनुवाद के कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं। तो सबसे पहले न्यायालय क्या है। इसमें न्यायालय में देखिए किस तरीके से अनुवाद वहां पे किया जाता है। अदालतों की भाषा प्रायः अंग्रेजी में होती है। इनमें मुकदमों के लिए आवश्यक कागजात अक्सर प्रादेशिक भाषा में होते हैं, किंतु पैरवी अंग्रेजी में ही होती है। इस वातावरण में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा का बारी बारी से परस्पर अनुवाद किया जाता है। तो ये हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह न्यायालयों में भी अनुवाद की आवश्यकता होती है। सरकारी कार्यालय में भी अनुवाद की आवश्यकता होती है। आजादी से पहले हमारे सरकारी कार्यालयों की भाषा अंग्रेजी में थी। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के साथ ही सरकारी कार्यालय के अंग्रेजी दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद जरूरी हो गया। इसी के मद्देनजर सरकारी कार्यालयों में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना कर अंग्रेजी दस्तावेजों का अनुवाद तेजी से हो रहा है। हम देखते हैं कि हमारे सरकारी ऑफिसेस में, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, वहां भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। हर स्टेट में अगर हम जाएं तो हर स्टेट की अपनी भाषा होती है और अपने भाषाओं के आधार पर अपने कार्यालय में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी जब द्विभाषी जहां पर काम करने की आवश्यकता होती है, वहां हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, वहां भी अनुवाद किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग है। हम विज्ञान दिन ब दिन प्रगति कर रहा है। हम विकास के एकदम चरम सीमा पर पहुंचते हुए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है, वैसे वैसे कहीं ना कहीं अनुवाद की भी आवश्यकता उन्हें पड़ती जा रही है। कैसे? देश विदेश में हो रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के गहन अनुसंधान के क्षेत्र में तो सारा लेखन कार्य उन्हीं की अपनी भाषा में किया जा रहा है। इस अनुसंधान को विश्व पटल पर रखने के लिए अनुवाद ही एकमात्र साधन है। इसके माध्यम से नई खोजों को आसानी से सबों तक पहुंचाया जा सकता है। इस दृष्टि से शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यानी कि ये समझने वाली बात है कि आज जिस हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, यहाँ देश विदेश में हो रहे विज्ञान के प्रौद्योगिकी के गहन अनुसंधान के क्षेत्र में तो सारा लेखन कार्य उन्हीं की अपनी भाषा में किया जा रहा है। यानी जिस कंट्री में जो कोई रिसर्च हो रहे हैं या कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहां पे डेवलप हो रही है, तो वो अपने भाषा को प्रयोग करते हैं। तो उनकी उपलब्धियों को दूसरे अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए, अन्य देशों तक पहुंचाने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनके रिसर्च को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके अनुसंधान को लोगों तक पहुंचाने के लिए, किसी अन्य देश की जनता को बताने के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। उस देश की जनता के लिए जो देश में रह रहे हैं, जहां उनको बताने की आवश्यकता होती है। फिर आते हैं जनसंचार। अब जनसंचार में देखिए क्या है। जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग अनिवार्य होता है। इनमें मुख्य है समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन। ये अत्यंत लोकप्रिय हैं और हर भाषा प्रदेश में इनका प्रचार बढ़ रहा है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं। इनमें प्रतिदिन 22 भाषाओं में खबरें प्रसारित होती हैं। इनकी तैयारी अनुवादकों द्वारा की जाती है। जनसंचार भी ऐसा क्षेत्र है जहां अनुवाद की आए दिन आवश्यकता पड़ती रहती है। और आप देखते हैं आपकी समाचार पत्र हो, रेडियो हो, दूरदर्शन हो, इन सब में क्या है, ये अत्यंत लोकप्रिय है और हर भाषा प्रदेश में इनका प्रचार बढ़ रहा है।
हर कहीं रीजनल अखबार निकलते हैं, हर कहीं रीजनल चैनल्स हैं, उनके क्षेत्रीय पत्रिकाएं निकलती हैं और उन क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर, उन क्षेत्रीय भाषा जो वहाँ बोली जाती है उन पे आधारित वहाँ पे पत्रिकाएं निकलती हैं और वहाँ पे उनका जो मीडिया है, टेलीविज़न चैनल, ये सारी चीज़ें चलते हैं, वो रेडियो उन्हीं भाषा में यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से भी हम देखें दृष्टि से भी, तो वहाँ भी अनुवाद की आवश्यकता है। साहित्य, जिसकी बात मैं आरंभ में मैंने किया था, जब अनुवाद के क्षेत्र पे चर्चा शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि इन्हें हम दो प्रकार से देख सकते हैं, इनके क्षेत्र को। पहला एक साहित्य के संदर्भ में देख सकते हैं और दूसरा साहित्य इतर के संबंध में देख सकते हैं। अब तक जो मैंने आपसे बात की ये साहित्य से इतर बात थी, और ये जो है साहित्य, अब हम साहित्य के संदर्भ में देखेंगे कि साहित्य में अनुवाद के क्षेत्र कहाँ कहाँ है। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद वरदान साबित हो चुका है। प्राचीन और आधुनिक साहित्य का परिचय दूर दराज के पाठक अनुवाद के माध्यम से पाते हैं। भारतीय साहित्य की परिकल्पना अनुवाद के माध्यम से ही संभव हुई है। विश्व साहित्य का परिचय भी हम अनुवाद के माध्यम से ही पाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद के कार्य ने साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन को सुगम बना दिया है। विश्व की समृद्ध भाषाओं के साहित्यों का अनुवाद आज हमारे लिए कितना जरूरी है, कहने या समझने की आवश्यकता नहीं। यानी कि कहने का मतलब है कि आज साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद वरदान साबित हो रहे हैं। प्राचीन और आधुनिक साहित्य का परिचय दूर दराज के पाठक अनुवाद के माध्यम से पाते हैं। यानी किसी भी कोई भी साहित्य हो, चाहे वो किसी पाश्चात्य साहित्य हो, मैं उदाहरण के लिए आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कोई कृति को रचना है, मान लीजिए विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई कविता है या विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई कोई रचना है। उन्होंने जिन भाषा में रचना को लिखी है, उन्हें अन्य भाषाओं तक पहुंचाना, अन्य भाषा बोलने वाले लोगों तक पहुंचाना, पाठक तक पहुंचाने के लिए भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। वो तभी उनके विचारों से, वो तभी उनके भाव से, वो तभी उन कृतियों की विशेषताओं से, उन कृतियों की सुंदरता से अवगत हो सकेंगे जब वह उनके अपनी भाषा में उन्हें अनुवाद को करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। विश्व साहित्य का परिचय भी हम अनुवाद के माध्यम से ही पाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद के कार्य ने साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन को सुगम बना दिया। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संदर्भ में अगर हम देखें तो तुलनात्मक अध्ययन यानी कंपैरेटिव स्टडी की अगर हम जब बात करते हैं तो इसका भी महत्व बढ़ा है। अनुवाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व अनुवाद का हो जाता है। जब दो साहित्य की तुलना करते हैं, जब दो साहित्य किसी अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई कोई अगर साहित्य होती है और उन साहित्य को जब हम उनकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे भी हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम कहें कि अगर कोई पाश्चात्य अंग्रेज़ी में लिखी हुई कोई ग्रंथ है और उसे हम अगर हिंदी में उसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं, या या फिर हम वर्ड्सवर्थ की कोई कविता का हिंदी कविता से अगर हम उनका तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी हमें अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, ये जानने के लिए कि हमारी कविता और उनकी कविता, इन दोनों की क्या क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि जब तक हम उनकी कविता की विशेषताओं को नहीं समझेंगे तब तक हम उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से अगर कोई हिंदी की कविता को समझना चाहता है, हिंदी की कविता से अपनी कविता यानी पाश्चात्य कविता की तुलना करना चाहता है तो उन्हें भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो यह क्षेत्र या आवश्यकता दोनों ओर से आवश्यक है। विश्व की समृद्ध भाषाओं के साहित्यों का अनुवाद आज हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कहने की या समझने की आवश्यकता नहीं। यानी कि बात बिल्कुल स्पष्ट है कि विश्व की समृद्ध भाषाओं के साहित्यों की, हम विश्व के समृद्ध भाषाओं यानी कि विश्व में जो साहित्य है, जो अलग अलग भाषाओं के साहित्य हैं, चाहे जर्मनी की बात करें, चाहे हम किसी अन्य भाषाओं की बात करें, या फिर हम अरबी की बात करें, या हम अंग्रेज़ी की बात करें, या हम चाइनीज़ की बात करें, हम किसी भी भाषा के साहित्य को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि उनका अनुवाद ना हो। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह अन्य देशों के लिए या अन्य पाठक के लिए उससे इतर उन भाषा से इतर भाषा के बोलने वाले पाठकों के लिए वह तभी वो प्रकाश में और आते हैं जब उनका अनुवाद किया जाए, जब उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए हर भाषा के आधार पर उनका अनुवाद हो, उनको ट्रांसलेट किया जाए, तभी हम उनके द्वारा लिखी गई साहित्य को, उनके द्वारा उस साहित्य में समाहित संस्कृति को,
भाव को, अभिव्यक्ति को भली भांति समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ की लिखी कविता को, यहाँ की संस्कृति को भी वह अनुवाद के माध्यम से भली भांति समझ सकते हैं। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अगला जो क्षेत्र है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का संवाद मौखिक अनुवाद की सहायता से ही होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई प्रतिनिधि हमारे किसी विदेश में जाते हैं तो वहाँ पे जो भाषा से जो संवाद उनका होता है, उस संवाद में देखा होगा वहाँ एक अनुवादक की आवश्यकता होती है, एक ट्रांसलेटर होते हैं जो उनकी बात को समझते हैं, वो जो कह रहे हैं वो समझते हैं, सुनते हैं, फिर हमारी भाषा में हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का संवाद मौखिक अनुवाद की सहायता से ही होता है। प्रायः सभी देशों में एक दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं और उनके कार्यालय भी होते हैं, यानी कि जो एम्बेसीज होते हैं हर कंट्री में, वो एम्बेसीज क्या होते हैं, वो अपनी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और वह जिस कंट्री में है वो एम्बेसी, भारत के राजदूत जिस कंट्री में वहाँ के जो एम्बेसी हैं उनकी भाषा को समझते हैं और फिर समझकर हमें हमारी अपनी भाषा में समझाने का प्रयत्न करते हैं। राजदूतों को कई भाषाएं बोलने का अभ्यास कराया जाता है, इसलिए वो कई सारे लैंग्वेज को उनको आना चाहिए। अगर वो किसी कंट्री में है, अगर वो अमेरिका में है, या अगर वो जापान में है, अगर वो चाइना में है, या किसी भी कंट्री में है, तो उनको वहाँ की भाषा भी आनी चाहिए, तभी वो वहाँ की भाषा को भली भांति समझकर हमें हमारी भाषा में समझा सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ भी अनुवाद का बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं सीमाएं के बारे में। अब तक हमने आपको बताया अनुवाद क्या है, उनका क्या स्वरूप है, उनकी क्या परिभाषाएं हैं। पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं मैंने आपको बतलाई। उसके बाद मैंने आपको बताया उनके क्या क्या क्षेत्र हैं, अनुवाद कहाँ कहाँ अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। अब अनुवाद की क्या सीमाएं हैं, जाहिर सी बात है अनुवाद की कुछ सीमाएं भी होती हैं। क्या सीमाएं हैं, तो इसकी सीमाएं जो है वो भाषा परक सीमाएं हैं और सामाजिक सांस्कृतिक सीमाएं हैं, यानी कि इन सब के बावजूद भी अनुवाद की कुछ सीमाएं हैं जहां थोड़ी बहुत समस्याएं भी आ सकती हैं, जिसमें कि भाषा परक सीमाएं हो सकती हैं, जिसमें भाषा परक समस्याएं हो सकती हैं और सामाजिक सांस्कृतिक सीमाएं भी इसमें आ सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा और आप इनको और अच्छे से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।